Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, A Muhammad Story Circle. This is the part 2 of the chapter The Little Mechanic by Nathaniel Hawthorne from Kulmohar Class 7. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ नंबर 7 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। Isaac had a wonderful ability to acquire knowledge by the simplest means. सर आइजक न्यूटन के पास एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वो आसान से आसान तरीकों से भी नॉलेज हासिल कर सकते थे, ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट मेथड डू यू थिंक ही यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड? क्या आप पता लगा सकते हैं कि हवा की शक्ति को, विंड के फोर्स को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए सर आइजक न्यूटन ने कौन सा तरीका अपनाया होगा? क्या आप इस बात का पता लगा सकते हैं? यू विल नेवर गेस हाउ द बॉय वुड मेक दैट अनसीन, अनकॉन्स्टेंट एंड अनगवर्नेबल वंडर द विंड टेल हिम द मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हमारे ऑथर नैथानियल हॉथॉर्न कह रहे हैं कि विंड के फोर्स को मेज़र करने के लिए सर आइजक न्यूटन ने जो तरीका अपनाया था उसको आप कभी भी गेस नहीं कर पाओगे, उसका अंदाज़ा आप कभी भी नहीं लगा पाओगे कि उन्होंने एक कैसे अनसीन, अनदेखा, एक इनकॉन्स्टेंट कहने का मतलब लगातार बदलने वाली, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा बदलती रहती हो। तो हवा जो होता है उसका जो वेलोसिटी होता है, उसके चलने की जो गति होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। और अनगवर्नेबल कहने का मतलब हवा पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हवा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस विंड को, जो कि अनसीन है, अनकॉन्स्टेंट है और अनगवर्नेबल है, उसने वो कौन सा तरीका अपनाया था जिससे कि विंड ने खुद अपना स्ट्रेंथ, अपना फोर्स सर आइजक न्यूटन को बता दिया। तरीका क्या था? येट नथिंग कैन बी सिंपलर। और जो तरीका सर आइजक न्यूटन ने विंड के फोर्स को मेज़र करने के लिए अपनाया था, उससे आसान तरीका अब नहीं हो सकता है विंड के फोर्स को मेज़र करने का। वो तरीका क्या था? ही जम्प्ड अगेंस्ट द विंड। वो हवा के अगेंस्ट में छलांग लगाते थे। उन्होंने हवा के अगेंस्ट में छलांग लगाया। सपोज करो कि जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, तो उन्होंने विंड के अगेंस्ट मतलब नॉर्थ की तरफ जंप लगाया, ठीक है। एंड बाय द लेंथ ऑफ हिज जंप ही वुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अ जेंटल ब्रीज। और जितना दूर वो छलांग लगा पाए थे, तो उस छलांग की दूरी के अनुसार उन्होंने पहले एक जेंटल ब्रीज, एक धीरे धीरे गति से बहने वाली हवा के फोर्स को मेज़र किया कि अगर हवा इस स्पीड से चल रही हो तो फिर मैंने छलांग लगाया तो इतना दूर मैं छलांग लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्रिस्क गेल को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर बताया गया है। ब्रिस्क गेल का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज गति से चलने वाली हवा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने छलांग लगाने की दूरी को मेज़र किया, किसके साथ? एक तेज गति से बहने वाली हवा के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने एक टेम्पेस्ट के फोर्स को क्या किया? मेज़र किया। टेम्पेस्ट किसे कहते हैं? अ वायलेंट और विंडी स्टॉर्म, मतलब एक तूफान को कह सकते हैं या एक आंधी को कह सकते हैं। तो पहले उन्होंने हवा के अगेंस्ट में छलांग लगाई और जितना दूर वो छलांग लगा सकते थे, जितना दूर उन्होंने छलांग लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले धीरे धीरे गति से बहने वाली विंड के फोर्स को मेज़र किया। फिर उसके बाद तेज़ गति से बहने वाले विंड के फोर्स को मेज़र किया। फिर उसके बाद एक आंधी के फोर्स को भी उन्होंने क्या किया? मेज़र किया। Thus, even in his boy's sport, Isaac was continually searching out the secrets of nature. और इस प्रकार अपने बचकाने खेलों में भी, अपने बचपन के दिनों के खेलों में भी सर आइजक न्यूटन लगातार प्रकृति के रहस्यों की खोज करते रहते थे। पैराग्राफ नंबर 9. Not far from his grandmother's residence was a windmill which operated on a new plan. अब उसकी दादी के घर के बिल्कुल पास में ही एक पवन चक्की थी, एक विंड मिल था जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे चलता था। यहाँ पे ऑपरेटेड ऑन अ न्यू प्लान कहने का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी पे चलना। Isaac was in the habit of going there frequently and spending hours examining its various parts. और सर आइजक न्यूटन को ये हैबिट थी, ये आदत थी कि वो लगातार उस विंड मिल के पास में जाया करते थे
और उसके अलग अलग पार्ट्स को क्या करते रहते थे, एग्जामिन करते रहते थे, उन्हें देखते रहते थे। While the mill was at rest, he examined इट्स इंटरनल मशीनरी। और जब पवन चक्की रुकी हुई रहती थी, विंड मिल रुका हुआ रहता था, तो वो उसके इंटरनल मशीनरी को एग्जामिन करते थे कि उसके अंदर किस प्रकार के मशीन्स लगाए गए हैं। व्हेन इट्स ब्रॉड सेल्स वर सेट इन मोशन बाय द विंड, और जब इसके चौड़े चौड़े जो सेल्स हैं, जो पंखे हैं, जो कि हवा से जब नाचने लगते, he watched the process by which the millstones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper। जब उस विंड मिल के पंखे हवा से ज़ोर ज़ोर से नाचने लगते, तो फिर आइजैक न्यूटन उस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से देखते, जिस प्रोसेस से विंड मिल में लगे हुए स्टोन्स को घुमाया जाता था, उसे रिवॉल्व किया जाता था, और उस रिवॉल्विंग के वजह से हॉपर में जो अनाज डाले जाते थे उसको कूटा जाता था, उसे पीसा जाता था। अब हॉपर किसे कहते हैं आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। हॉपर एक वी शेप्ड का ओपनिंग होता है जो कि मिल के ऊपर होता है, और उसी ओपनिंग से हम लोग गेहूं को या अनाज को डालते हैं, जिसे कूटना होता है, जिसे पीसना होता है। ठीक है, ओके। His sharp mind grasped every detail as he watched it। और सर आइजैक न्यूटन का दिमाग इतना तेज़ था कि जो भी चीज़ें उन्होंने विंड मिल में देखी थी, उस हर एक डिटेल को उन्होंने अपने दिमाग में क्या कर लिया, बिठा लिया। Paragraph number 10. After gaining a thorough knowledge of its construction, Isaac built a model of the windmill। अब वहाँ पर क्योंकि उन्होंने उस विंड मिल के कंस्ट्रक्शन को देखा था कि इसमें किस प्रकार की मशीनरी लगाई जाती है, तो उसका एक कंप्लीट नॉलेज हासिल करने के बाद आइजैक न्यूटन ने अपना विंड मिल का एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर किया, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। It wasn't very large, yet every part of the mill and its machinery was complete। और ये जो विंड मिल का जो मॉडल था वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन विंड मिल का हर एक पार्ट और उसकी सभी मशीनरी कंप्लीट थी। Its little sails were neatly made of linen। और इसके जो पंख बनाए गए थे विंड मिल के, वो कपड़े के बनाए गए थे, लिनन के बनाए गए थे। And whirled round very swiftly when there was a wind। और ये जो सेल्स थे, ये जो पंखे लगाए गए थे, अगर ज़रा सा भी हवा बहता तो ये काफ़ी तेज़ी से ये नाचने लगते। Even a puff of wind from Isaac's mouth was enough to set the sails in motion। यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन अगर फूंक भी मार देते तो उनका जो मॉडल का जो सेल था वो नाचने लगता, घूमने लगता। And what was most fascinating, if a handful of wheat was put into the little hopper, it would soon be converted into snow white flour। और जो इस विंड मिल का जो मॉडल उन्होंने बनाया था, उसकी सबसे शानदार और फैसिनेटिंग बात ये थी कि अगर एक मुट्ठी हम लोग गेहूं को उसके हॉपर में डालते थे तो बहुत ही जल्द उसे क्या कर देता था, सफ़ेद फ्लावर में, आटे में उसे तुरंत कन्वर्ट कर देता था। Isaac's playmates were enchanted with his new windmill। आइजैक के जो प्लेमेट्स थे, उसके जो साथी थे, वो इस नए विंडमिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड थे। They thought that nothing so pretty and wonderful had ever been seen in the world। और आइजैक न्यूटन के फ्रेंड्स को ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया ने इस विंडमिल जैसे किसी भी खूबसूरत और कमाल की चीज़ को इस पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं देखा होगा। ये हैं हमारे आइजैक न्यूटन, और उनका ये एक छोटा सा टेलीस्कोप है जिसे कि यहाँ पर दिखाया गया, पोर्ट्रेट ऑफ आइजैक न्यूटन, ड्राइंग ऑफ हिज फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 12। एज आइजैक ग्रू ओल्डर, it was found that he had far more important matters on his mind than the manufacture of toys like the little windmill। अब जैसे जैसे आइजैक बड़ा होते गए तो पता ये चला कि उनके दिमाग में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने उस छोटे से विंड मिल को मैन्युफैक्चर कर दिया और कमाल कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। उनके दिमाग में उस विंड मिल जैसे टॉय से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। All day long, if left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy। बच्चों, यहाँ पे नेचुरल फिलॉसफी को साइंस ही कहा जाता है। साइंस का पुराना नाम क्या है? नेचुरल फिलॉसफी। मैं आपको दिखा भी देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड।
बताया गया है। नेचुरल फिलॉसफी मतलब एन ओल्ड नेम ऑफ साइंस, साइंस का पुराना नाम क्या है? नेचुरल फिलॉसफी। तो अगर न्यूटन को पूरा दिन अपने आप पे छोड़ दिया जाए, न्यूटन को अगर पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब न किया जाए, तो वो पूरा दिन क्या करते रहते थे? किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते थे या मैथमेटिक्स और साइंस के बुक को पढ़ते रहते थे। एट नाइट ही लुकड अप विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एट द स्टार्स, और रात में वो बड़े ही जिज्ञासा के साथ, बड़ी ही उत्सुकता के साथ तारों को देखते थे। एंड वंडर्ड वेदर दे वर वर्ल्ड्स लाइक आवर ऑन, और ये सोचा करते थे कि क्या ये तारे, क्या ये सितारे हमारी ही जैसी कोई दुनिया है। हाउ ग्रेट देयर डिस्टेंस वॉज फ्रॉम द अर्थ, और इनकी दूरी धरती से कितनी होगी, ये धरती से कितने दूर होंगे। एंड व्हाट पावर केप्ट देम इन देयर कोर्सेज, और वो कौन सी शक्ति है जो कि इन तारों को, इन सितारों को अपने स्थान पे बनाए रखती है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी इनके मन में थी। आइजैक्स क्यूरियोसिटी लेड टू मेनी डिस्कवरीज, और आइजैक की इसी क्यूरियोसिटी ने, इसी जिज्ञासा ने कई सारे खोज को, कई सारे आविष्कार को जन्म दिया। ही वॉज द फर्स्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ लाइट। आइजैक न्यूटन वो पहले इंसान थे जिन्होंने लाइट की नेचर का पता लगाया, जो प्रकाश की प्रकृति होती है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया। Until then nobody had been able to tell what sunshine was composed of, और इससे पहले कोई भी इस बात को बता पाने में सक्षम नहीं था कि सूरज की रोशनी किस चीज़ से बनी हुई होती थी। Then there was the famous incident of an apple falling from a tree on his head, और इस बारे में हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर पर एक एप्पल आकर गिर जाता है, एक सेब आकर गिर जाता है, विच प्रॉम्प्टेड हिम टू डिस्कवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी इंसिडेंट ने आइजैक न्यूटन को ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की खोज करने के लिए प्रेरित किया। वंस ही गॉट होल्ड ऑफ दिस आइडिया, और एक बार जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के आइडिया को समझ लिया, he did not rest until he had searched out all the laws by which the planets were guided through the sky। तो फिर सर आइजैक न्यूटन ने तब तक आराम नहीं किया जब तक कि उन्होंने उन सभी लॉज को खोज न लिया जिससे कि हमारे प्लैनेट्स आसमान में एक दूसरे से गाइडेड हैं। मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं जो कि जिस डायरेक्शन में और जिस मोशन के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उन सभी लॉज को जब तक न्यूटन ने पता नहीं लगा लिया तब तक उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। दिस ही डिड एज थॉरोली as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbits। और इन चीज़ों को, इन लॉज को सर आइजैक न्यूटन ने इतना शानदार तरीके से हमें बताया है जैसे कि मानो कि वो सितारों के बीच, तारों के बीच खुद गए हों और उन्हें उनके ऑर्बिट्स में घूमते हुए उन्होंने देखा हो। इतना परफेक्शन के साथ उन्होंने ऑर्बिटल लॉज बनाए हैं। एज अ बॉय आइजैक हैड डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ अ विंडमिल। सर आइजैक न्यूटन जब एक बच्चा थे, एक लड़का थे, तो एक लड़के के तौर पे उन्होंने अपने साथियों को विंडमिल के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कवर किया था, उसके बारे में बताया था। एज अ मैन ही एक्सप्लेन्ड टू हिज फेलो ह्यूमन बींग्स द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स। और जब वो बड़े हो गए तो फिर उन्होंने अपने साथी इंसानों को ब्रह्मांड के काफ़ी जटिल तंत्रों के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में अपने साथियों को समझाया। आइजैक न्यूटन लिव्ड टू बी अ वेरी ओल्ड मैन एंड एक्वायर्ड ग्रेट फेम। आइजैक न्यूटन काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे और बूढ़ा होने तक वो जीवित रहे और उन्हें बहुत सारा प्यार मिला, लोगों का प्यार मिला उन्हें, और बहुत वो लोकप्रिय हुए, फेमस हुए। ही वॉज मेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द ऑनर ऑफ नाइटहुड। उन्हें इंग्लैंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया गया और उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई, नाइटहुड से उन्हें सम्मानित किया गया। But he cared little for these and felt no pride in the vastness of his knowledge। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपने ज्ञान पे कभी घमंड किया। आप समझ सकते हैं कि न्यूटन जैसा आदमी, आइंस्टाइन जैसा आदमी कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता था। और हमारे यहाँ लोग अगर ज़रा सा नॉलेज हो जाए तो एकदम अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम करते हैं ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यूटन ने कभी भी अपने अथाह नॉलेज पर कभी भी घमंड नहीं किया। All that he had learned only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be unknown। और जो भी चीज़ें सर आइजैक न्यूटन ने सीखी थी वो चीज़ें
आइजैक न्यूटन को ये एहसास कराती थी कि आपने जितना जाना है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें अभी भी अनजान है, अभी भी जानना बाकी है। और लास्ट पैराग्राफ है, आई सीम टू माई सेल्फ लाइक ए चाइल्ड, ही वुड ऑफन से। सर आइजैक न्यूटन अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह देखता हूँ, मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह मानता हूँ। प्लेइंग ऑन अ सीशोर, प्लेइंग ऑन द सीशोर, जो कि बच्चा एक समुद्र के किनारे पर समुद्र के किनारे खेल रहा है। एंड पिकिंग अप हियर एंड देयर अ क्यूरियस सेल और अ प्रिटी पेबल, और वो बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा है और यहाँ वहाँ से कुछ खूबसूरत कंकड़ों को चुन रहा है, पेबल्स को चुन रहा है। while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me, और जब मैं समुद्र के किनारे कंकड़ चुन रहा हूँ तो मेरे सामने अथाह समुंदर फैला हुआ है जो कि अभी भी खोजा जाना बाकी है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और ये चैप्टर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था फ्रॉम ट्रू स्टोरीज ऑफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी से, जो कि नथानियल हॉथर्न के द्वारा लिखा गया है। और ये रहे हमारे आइजैक न्यूटन। आप बोल सकते हैं कि वो अपने स्टडी रूम में है। ठीक है, तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।